हेलो दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10वीं और क्लास 12वीं में एक चैप्टर है जिसका नाम है प्रजनन यानी कि जनन रिप्रोडक्शन। ये जो क्लास होगी वो 10वीं वालों के लिए भी होगी और 12वीं वालों के लिए भी होगी। तो आप लोग इसको बहुत मन लगाकर पढ़िएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है। ठीक। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले हम दो लाइन आपके लिए मोटिवेशनल के लिए बोलना चाहते हैं कि सपने बड़े होते हैं जिनके ठीक है कि मुकाम जिनके बड़े होते हैं उनको दिन के साथ रात भी जगानी पड़ती है और किनारों पर बैठने वालों को मिलते नहीं खजाने, गहराई में जाने के लिए डुबकी लगानी पड़ती है। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की जो क्लास होगी हम लोगों की वो होगा मानव में जनन। आज का पूरा टॉपिक यही से पर चलेगा, मानव में जनन। तो दोस्तों आप लोग हेडिंग डाल लीजिए और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है आज की क्लास में। ठीक। तो मानव में अगर हम लोगों को जनन पढ़ना है तो हम लोगों को दो टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान देना। तो पहला हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा इसमें नर जनन तंत्र, ठीक। और नर जनन तंत्र पढ़ने के बाद फिर हमको पढ़ना पड़ेगा मादा जनन तंत्र। तो ये दो टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये दो टॉपिक जब हम लोग पढ़ लेंगे तो समझ लीजिए कि ये जो मानव में जनन का टॉपिक है पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो नर जनन तंत्र की टॉपिक की हम लोग शुरुआत करते हैं। तो नर जनन तंत्र में आखिर होता क्या है, स्टेप बाय स्टेप टॉपिक वाइज समझते हैं। पहला पॉइंट इसमें ये आपको याद रखना है कि जो नर जनन तंत्र होता है ना, इसमें दो वृषण होते हैं। इस तरीके से, यानी कि नर जनन तंत्र का जो सबसे मुख्य भाग होता है वो होता है वृषण। कौन सा भाग होता है? वृषण होता है और इसको इंग्लिश में बोलते हैं टेस्टिस। ठीक। और इनकी जो संख्या होती है वो टोटल 2 होते हैं, यानी कि एक जोड़े पाए जाते हैं। तो नर जनन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण जो अंग है, जो भाग है, वो है वृषण यानी कि टेस्टिस, और ये 2 होते हैं। और इसी वृषण के ऊपर इस तरह से एक परत होती है, परत जो इसकी रक्षा करती है, किसकी? वृषण की। ठीक। जो आपको इसमें चित्र में मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझने का पूरा प्रयास करिएगा, बहुत ही आसान टॉपिक है। तो ये जो वृषण है इसके ऊपर इस तरीके से एक परत होती है। इस परत को यानी बोलते हैं अधिवृषण बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? अधिवृषण बोलते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एपिडिडमिस। एपिडिडमिस। ठीक। तो सबसे पहले हम लोगों ने ये जाना कि ये 2 वृषण होते हैं। इस वृषण की जो ऊपरी परत होती है उसको बोलते हैं अधिवृषण। अब समझने वाली बात यह है ना कि इसी वृषण के अंदर, पॉइंट नंबर 2 गौर से सुनिएगा, इस वृषण के अंदर एक हार्मोन्स रिलीज होता है। उस हार्मोन्स का नाम है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ठीक। इस तरीके से तो इस वृषण के अंदर एक हार्मोन्स रिलीज होता है जिसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स। और इस हार्मोन्स जब रिलीज होता है ना तो ये लगभग लड़कों के अंदर 12-13 साल के बाद से रिलीज होना शुरू होता है। यानी कि जो ये वृषण आपको दिख रहा है, इस वृषण के अंदर एक हार्मोन्स रिलीज होता है। उस हार्मोन्स का क्या नाम है?
टेस्टोस्टेरोन, और ये टेस्टोस्टेरोन 12 साल के बाद रिलीज होना शुरू होता है। और जब ये हार्मोन्स रिलीज होना शुरू होता है तो लड़के के अंदर बहुत सारे परिवर्तन होने शुरू हो जाते हैं। आगे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे ये हार्मोन्स मतलब रिलीज होना शुरू होते हैं उसी तरीके से लड़कों के अंदर अनेक चेंजेस आने लगते हैं। जैसे वो लड़कियों की तरफ अधिक अट्रैक्टिव होने लगते हैं, आकर्षित होने लगते हैं लड़कियों की तरफ। ठीक, तो पहले पॉइंट में याद रखना है कि ये लड़कियों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टिव होने लगते हैं। दूसरा पॉइंट में आपको ये भी याद रखना है, लड़कियों की तरफ अट्रैक्ट तो होते ही हैं, यानी कि लड़कियों को चक्कर पकड़ मतलब ताकने की कोशिश करते हैं, देखते होते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि उनके अंदर अब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स रिलीज होने लगता है इसी वजह से। और ये लगभग 12-13 साल के बाद ही होता है, ये पॉइंट नहीं भूलना आपको। और जैसे ये हार्मोन्स रिलीज होता है उन लड़कों के अंदर मतलब दाढ़ी मूंछ आने लगते हैं। एक तरीके से बोला जाए तो शरीर पर बाल आने लगते हैं। तो पहला पॉइंट, जैसे हार्मोन्स रिलीज होगा लड़कियों को तरफ वो अट्रैक्ट होने लगेंगे, यानी कि आकर्षित होने लगते हैं। दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है कि शरीर पर जो है बाल होने लगते हैं, यानी कि जैसे दाढ़ी हो गया, मूंछ हो गया, ये सब धीरे धीरे आने लगते हैं। और तीसरा पॉइंट में ये भी आपको याद रखना है कि लड़कों की जो आवाज़ होती है ना, आवाज़ वो थोड़ा भारी होने लगता है, भारी भारी सा लगेगा उनको, उनकी आवाज़ थोड़ी भारी हो जाती है, दाढ़ी मूंछ आने लगते हैं, लड़कियों की तरफ आकर्षित होने लगते हैं। और ये सब किसकी वजह से हो रहा है? ये सब हो रहा है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स के कारण हो रहा है। ठीक है, और ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स है इस वृषण के अंदर बनता है। किसके अंदर बनता है? वृषण के अंदर। ये पॉइंट नहीं भूलना आपको। और वृषण के जो ऊपरी परत है उसको क्या बोलते हैं? अधिवृषण, इपिडिडिमिस। और ये करता क्या है? यह जो है इसको प्रोटेक्शन देता है, किसको? टेस्टिस को, यानी कि वृषण की रक्षा करता है। ठीक, तो ठीक है, आगे सुनिए पॉइंट नंबर 3। ये जो वृषण है ना, वृषण इसी के अंदर, उससे पहले हम आपको एक चीज़ और बता देते हैं, वैस डिफरेंस नामक नस होती है, उसको हिंदी में बोलते हैं शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी, यानी कि इस चित्र को अगर मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँ, थोड़ा यहाँ जगह नहीं है तो हम लोग यहाँ पर लिख बना लेते हैं इसको 1 सेकंड के लिए मिटा देते हैं, कभी इसकी ज़रूरत हम लोग को नहीं है। तो पहले हम लोग नर जनन तंत्र पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखिए इस तरीके से ये हमारा वृषण है। क्या है? वृषण। ठीक, वृषण है। और इस वृषण को संख्या कितनी होती है? 2 होती है, हमेशा ये जोड़े में होते हैं। ठीक, और इनके ऊपर ये जो कवर रहता है, यानी जो परत होती है जो इस वृषण की मतलब रक्षा करती है, उसको क्या बोलते हैं? जल्दी बोलो। इसको बोलते हैं अधिवृषण, जो मैंने यहाँ पर बताया था, आपको लिखा भी है तो एक बार फिर से लिख देता हूँ, अधिवृषण। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। और इस वृषण से ना एक नस निकली रहती है इस तरीके से, यानी कि जो आपका वृषण दिख रहा है, इस वृषण से इस तरीके से नस निकली है। और ये नस, इस नस को ही बोलते हैं वैस डिफरेंस। इस नस का नाम क्या है? वैस डिफरेंस। हिंदी में बोलते हैं शुक्रवाहिनी। क्या बोलते हैं? शुक्रवाहिनी। और ये एक नस है, नस। ठीक, और ये जो नस है ना, ये डायरेक्ट ऐसे पेनिस से जुड़ी रहती है। पेनिस से किससे जुड़ी रहेगी? पेनिस से। इसको बोलते हैं शिश्न। क्या बोलते हैं? शिश्न। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में बोलते हैं पेनिस। तो याद रखिएगा, यानी कि जो वृषण से इस तरह से नसें निकली रहती हैं, इस नस का क्या नाम है? मैं नाम लिख दे रहा हूँ। इस नस को बोलते हैं वैस डिफरेंस। क्या बोलते हैं? वैस डिफरेंस। और ये नसें जा करके शिश्न से जुड़ी रहती हैं, शिश्न से, पेनिस से। अब होता क्या है कि इस वृषण के अंदर, ठीक, एक शुक्राणु बनना शुरू होता है। इसी वृषण के अंदर शुक्राणु बनते हैं। क्या बनते हैं? शुक्राणु। नाम तो सुना होगा आप लोगों ने पहले कभी। शुक्राणु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्पर्म बोलते हैं।
स्पर्म। और ये कहाँ बनता है? यह वृषण में ही बनता है, याद रखिएगा। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स भी इसी वृषण में बनता है और जो शुक्राणु है वो भी इसी वृषण में ही बनता है। अब ये कहानी क्या होती है, थोड़ा इसको आगे डीप में पढ़ते हैं, सुनिएगा। जो शुक्राणु है ना, जब इसके अंदर बनने लगता है, इसके अंदर शुक्राणु बनता है, ठीक, और ये शुक्राणु जब बन जाता है तो जब नर जनन एक्टिविटी करता है तो होता क्या है, शुक्राणु ऐसे निकल करके वैस नस के रास्ते कहाँ तक जाता है, शिश्न, और शिश्न क्या करता है, उसको ऐसे बाहर निकाल देता है। यानी कि जब जनन करते हैं नर और मादा तो नर के वृषण में जो शुक्राणु होता है वह शुक्राणु निकलता है और ये बस वैस नस, यानी कि जो वैस डिफरेंस नसें दिख रही है ना, इस वैस नस के रास्ते वो शुक्राणु कहाँ जाता है, पेनिस में। और पेनिस क्या करता है, उस शुक्राणु को मादा के वेजाइना के रास्ते गर्भाशय में छोड़ देता है। ये इसका कार्य होता है, तो गौर से सुनिएगा, ठीक। अगली बात, ये जो शुक्राणु है ना, शुक्राणु, इसका जीवन काल केवल, यानी कि जो शुक्राणु है इसका जीवन काल केवल 20 मिनट का होता है। कितने मिनट का? केवल 20 मिनट का। यानी कि हर 20 मिनट में बनते हैं, मरते हैं, बनते हैं, मरते हैं। यानी शुक्राणु 20 मिनट के बाद फिर मर जाता है। और इसको मारता कौन है वो भी बता दे रहे हैं। शुक्राणु को लाइसोसोम ये लाइसोसोम क्या करता है, शुक्राणु को मार देता है, ठीक। तो ये आपको ध्यान देना है, ध्यान से सुनिएगा। ये जो शुक्राणु है वृषण के कहाँ बनता है, अंदर बनता है। और जब शुक्राणु वृषण के अंदर बनता है और ये शुक्राणु इस वैस डिफरेंस के नस के रास्ते कहाँ जाता है, पेनिस में। और पेनिस क्या करता है, शुक्राणु को मादा के गर्भाशय में छोड़ देता है, ठीक। और ये जो शुक्राणु है, शुक्राणु, इसका जीवन काल कितना होता है, इसका जीवन काल होता है 20 मिनट। और इस शुक्राणु को मारता कौन है जी, इस शुक्राणु को मारता है लाइसोसोम। ये नहीं भूलना आपको। तो ये रहा पूरा डाटा, अभी बहुत कुछ बाकी है तो गौर से सुनिएगा, ठीक। अब आगे देखो होता क्या है। जब एक सेकेंड दोस्तों, तो सुनिएगा। जब ये शुक्राणु, ठीक, इसके रास्ते जब जाता है और यही शुक्राणु आगे चल करके मादा में जब वो प्रवेश करता है तो आगे चल करके वही बच्चे का रूप लेता है। यानी शुक्राणु बच्चे को आगे चल कर क्या देता है, जन्म देता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि बच्चा को बनाने में सबसे बड़ा सहयोग किसका है, शुक्राणु से। यानी कि शुक्राणु से ही क्या बनते हैं, बच्चे बनते हैं। यह बाप को गौर से सुनना है, ठीक है। और जहाँ तक बात रही, आप लोग एक चीज़ और सुने होंगे, प्राथमिक गौण लक्षण, प्राथमिक गौण लक्षण, ठीक। और एक होता है द्वितीयक गौण लक्षण। एक होता है प्राथमिक गौण लक्षण और अगला क्या होता है, द्वितीयक गौण लक्षण। ये क्या होते हैं अभी हम समझा देते हैं आपको। देखिए, प्राथमिक गौण लक्षण का मतलब हो गया कि जो है आप लोग, मतलब लड़के को पहचानने के लिए सबसे पहला चीज़ क्या होना चाहिए कि आखिर लोग कैसे जानेंगे कि वो लड़का है। तो लड़कों की पहली पहचान होती है ये वृषण। क्या होती है, वृषण। यानी यदि कोई लड़का है तो उसको आप कैसे कह सकते हैं कोई लड़का है, तो लड़कों की सबसे पहली पहचान क्या होती है, वृषण। शिश्न मुख्य अंग नहीं है इस पूरे जनन तंत्र में। शिश्न सिर्फ एक हिस्सा है और वो क्या करता है, शुक्राणु को छोड़ता है मादा के गर्भाशय में। ये उतना मुख्य अंग नहीं है जितना मुख्य अंग कौन है, वृषण है। ये वृषण वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पूरे जनन तंत्र का सबसे मुख्य भाग है वृषण, टेस्टिस। क्योंकि अगर यह वृषण है तो आप कहेंगे कि वह लड़का है।
यानी लड़कों की जो सबसे पहली पहचान होती है वो होती है वृषण, याद रखिएगा। इसीलिए वृषण को ही क्या बोला गया, प्राथमिक गौण लक्षण। क्या बोला गया, प्राथमिक गौण लक्षण। ठीक, यानी कि लड़कों की ये पहली पहचान होती है वृषण, याद रखिएगा, ये भूलना नहीं आप लोगों को। दूसरी बात यह है कि लड़कों की जो दूसरी पहचान हो वो क्या होती है, जैसे दाढ़ी मूंछ आ जाना और आवाज़ भारी होना, ये सब लड़कों की पहचान है, लेकिन ये द्वितीयक गौण लक्षण यानी कि दूसरी पहचान है, ये पहली पहचान नहीं है। दाढ़ी मूंछ लड़कों का पहला पहचान नहीं होता है, लड़कों का जो पहला पहचान होता है वो होता है वृषण। अगर उनके अंदर वृषण है तो लड़के हैं, तो इसीलिए वृषण को प्राथमिक गौण लक्षण के श्रेणी में रखा गया। और जो लड़कों की दूसरी पहचान होती है वो क्या होती है, जैसे शरीर पर बाल आना। शरीर पर बाल आने का मतलब समझ रहे हैं ना, दाढ़ी मूंछ आ जाना। दूसरी पहचान क्या हो सकती है, आवाज़ भारी हो जाना। तो ये सब जितनी भी चीज़ें हैं सब द्वितीयक गौण लक्षण हैं, अर्थात लड़कों की दूसरी पहचान है। ये जो दोनों हैं ये द्वितीयक गौण लक्षण है, द्वितीयक गौण लक्षण। ठीक है, यानी कि लड़कों की जो दूसरी पहचान होती है वो ये होती है दाढ़ी मूंछ, आवाज़ भारी हो जाना, तो ये सब होता है। और लड़की की जो पहली पहचान होती है अर्थात प्राथमिक गौण लक्षण वो क्या होता है, टेस्टिस यानी कि वृषण। तो याद रखिएगा, अगर मान लीजिए किसी में से अगर ये वृषण काट के निकाल दिया जाए, मान लीजिए कि ये जो दोनों वृषण आपको दिख रहे हैं ना, अगर मान लीजिए इसको दोनों काट करके क्या किया जाए, बाहर निकाल लिया जाए, तो जब ये दोनों वृषण आप काट करके बाहर निकाल देंगे तो उसको हम लोग लड़का नहीं बोलते, उसको हम लोग बोलते हैं हिजड़ा। क्या बोलते हैं, हिजड़ा बोलते हैं। यानी कि किसी लड़के में से मान लीजिए वो लड़का है और उस लड़के के अंदर क्या होगा, वृषण। और अगर आप वृषण निकाल लेंगे, वृषण निकालने का मतलब क्या, लड़कों की पहली पहचान। तो ठीक है, अगर आप लड़कों में से वृषण निकाल रहे हैं इसका मतलब आप लड़के का पहला उसका लक्षण आप ले रहे हैं। तो जब लड़कों में से वृषण निकाल दिया जाता है काट करके तो लड़का नहीं कहलाता है, तब वो क्या कहलाता है, हिजड़ा कहलाता है। जब वृषण निकाल दिया जाता है तब उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हिजड़ा बोलते हैं। क्यों, क्योंकि लड़कों की जो पहली पहचान है ना वो वृषण है। तो जब वृषण निकल गया तो इसका मतलब क्या, वो लड़का रहा ही नहीं। तो जो लड़का नहीं रहा तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, हिजड़ा बोल देंगे। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। ठीक, बस इसके बारे में इतनी जानकारी हो गई। और अंतिम में हम आपको ये भी बता देते हैं, ये जो शिश्न है ना इसके कुछ कार्य हैं, इसके सिर्फ 2 ही कार्य होते हैं। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहला काम, आप लोग खुद देखिए इस चित्र को और खुद समझिए कि ये जो शुक्राणु है इस बैस नस के रास्ते निकल करके पेनिस में जा रहा है, और पेनिस यानी कि जो शिश्न है वो शुक्राणु को मादा में पहुंचा रहा है। ठीक है, तो शुक्राणु इसके रास्ते जाता है और इस शिश्न क्या करता है, उस शुक्राणु को मादा के गर्भाशय में यानी यूट्रस में छोड़ देता है। तो पहला आप लोग ये लिख सकते हैं इसके कार्य में कि जो शुक्राणुओं को मादा के गर्भाशय में छोड़ता है। समझ में आया नहीं आ गया? पहला पॉइंट ये याद रखना है कि जो शिश्न है यानी जो पेनिस है ये शुक्राणुओं को मादा के गर्भाशय में क्या करता है, छोड़ता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। दूसरी चीज़ ये है ना, दूसरा पॉइंट कि हमारे शरीर में स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, यहाँ पर हमारे शरीर में किडनियाँ होती हैं। ठीक है, यहाँ पर ठीक किडनी होती है, और किडनी एक सेकंड में इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, ये हमारा बैस नस है। ठीक, बैस नस यानी कि बैस डिफरेंस शुक्र वाहिनी। यहाँ पर ये जो किडनी है इस किडनी से यहाँ पर मूत्राशय इस तरह से होता है, क्या होता है, मूत्राशय, और मूत्राशय से मूत्र मार्ग इस तरीके से शिश्न से जुड़ी होती है। ये आपको किडनी दिख रहा है, ठीक है, किडनी,
और इस किडनी के नीचे मूत्राशय होता है, ठीक है। तो ये जो मूत्राशय है, उसी मूत्राशय में से मूत्र निकल करके, यानी मूत्र समझ रहे होंगे, यूरिन, किसकी बात हो रही है यहाँ पर, यूरिन की बात हो रही है, ठीक। तो जो यूरिन है वो इस मूत्र मार्ग के रास्ते कहाँ पर आता है, शिश्न में, और शिश्न क्या करता है, इसको निकाल करके बाहर कर देता है। तो शिश्न के ना दो काम है, आप लोग खुद देखिए यहाँ पर। पहला काम क्या है, पहला काम इसका ये है कि शुक्राणु को ये बाहर निकाल रहा है, यानी कि मादा में पहुँचा रहा है ये। दूसरा काम, ये मूत्र यानी यूरिन को भी ये बाहर निकाल रहा है। तो शिश्न के दो काम हो गए, पहला यूरिन को बाहर निकालना, दूसरा शुक्राणु को भी बाहर निकालना। तो ये याद रखिएगा। तो इसके दूसरे पॉइंट में आप क्या लिखेंगे, दूसरे पॉइंट में आपको ये लिखना है कि यह यूरिन को भी बाहर निकालता है। पहला आपने लिखा है शुक्राणु को मादा के गर्भाशय में छोड़ता है, ठीक। तो दूसरा आपको लिखकर हम दिखा देते हैं यहाँ पर। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दूसरा पॉइंट कि जो यूरिन है, यूरिन को बाहर निकालता है, क्या करता है, बाहर निकालता है। तो ये आपको भूलना नहीं है। एक बार मैं इसको मोटा मोटा रिवाइव करता हूँ ताकि आपको जो भी डाउट है क्लियर हो जाए। ध्यान से सुनना, बहुत ही आसान है, कुछ कठिन नहीं है। आप लोग कठिन सिर्फ मानते हैं। नर जनन तंत्र हम लोग पढ़ रहे हैं। नर जनन तंत्र में हमने सबसे पहला पॉइंट क्या पढ़ा, वृषण। क्या पढ़ा, वृषण। और वृषण कितने होते हैं, दो होते हैं, जैसा कि आपको इस चित्र में दिख रहा होगा। अगला पॉइंट मैंने ये भी आपको बताया कि उस वृषण के अंदर, इस वृषण के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स रिलीज होता है, जो 12 साल के बाद रिलीज होता है, ठीक। इसके अंदर रिलीज होता है, और जब ये हार्मोन्स बनने लगता है ना लड़कों के अंदर, तो लड़कियों की तरफ आकर्षित होने लगते हैं। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, शरीर पर बाल आने लगते हैं, जैसे दाढ़ी मूंछ, समझ रहे हो। और तीसरा पॉइंट आप ये भी नोटिस करिएगा कि लड़कों की आवाज़ भारी भारी होने लगती है, यानी कि वो बच्चों की तरह नहीं बोलते हैं अब, क्योंकि वो जवान हो रहे हैं ना, तो जवान हो जाते हो। तो ये जो पॉइंट मैंने बताया ना, इस हार्मोन्स के कारण ये जो लड़कों में बदला हुआ है, ये लड़कों का द्वितीयक गौण लक्षण है। द्वितीयक गौण लक्षण का मतलब लड़कों की दूसरी पहचान है। तो आप बोलेंगे सर पहली पहचान कौन है, तो पहली पहचान वो वृषण खुद है। वृषण लड़कों का प्राथमिक गौण लक्षण है, यानी कि प्राथमिक गौण लक्षण का मतलब लड़कों की पहली पहचान। अगर ये वृषण है तो हम उसको लड़का कहेंगे, और अगर मान लीजिए किसी लड़की में से वृषण को क्या किया जाए, निकाल दिया जाए, तो उसको हम लोग लड़का नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हीरा बोलेंगे। बात समझ में आया कि नहीं आया, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। फिर मैंने यहाँ पर बताया कि ये जो शुक्राणु है, ये जो शुक्राणु है, इसके ऊपर इस तरीके से एक परत होती है, लेयर, जो क्या करती है, इस वृषण को प्रोटेक्शन देता है, सुरक्षा देता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं वृषण। क्या बोलते हैं, वृषण। इस तरीके से आपको दिखाया गया है, मैंने बताया यहाँ पर। और इसी वृषण से दो नसें निकली होती हैं, जिन नसों को क्या बोलते हैं, उस नस को बोलते हैं वैस डिफरेंस। क्या बोलते हैं, वैस डिफरेंस, हिंदी में शुक्र वाहिनी। तो ये शुक्र वाहिनी होती हैं, और ये शुक्र वाहिनी करते क्या है, शुक्राणु को वृषण से ले जाती है कहाँ तक, शिश्न तक। और इस शिश्न क्या करता है, शुक्राणु को मादा के गर्भाशय में छोड़ता है। ये पॉइंट याद रखिएगा। अगला पॉइंट आपको मैंने क्या बताया कि इसी वृषण के अंदर, इसी वृषण के अंदर क्या बनता है जी, इसी वृषण के अंदर बनता है शुक्राणु। क्या बनते हैं, शुक्राणु। शुक्राणु का मैं आपको एक प्यारा सा चित्र दिखाता हूँ। इस तरह से शुक्राणु कुछ इस तरीके से होते हैं। इस तरीके से होते हैं शुक्राणु के चित्र, ठीक। आप लोग किताब में देखिएगा तो इस तरीके से शुक्राणु का चित्र बना रहता है। तो ये वाला जो हिस्सा होता है आगे वाला, ये वाला, ये शुक्राणु का सिर होता है। क्या होता है, सिर। और ये जो आपको दिख रही है इस तरीके से, ये वाला, इस पोर्शन को हम लोग बोलते हैं पूंछ, यानी कि टेल। तो ये टेल है, ये हेड है, यानी कि ये सिर है और ये पूंछ है। तो शुक्राणु का चित्र आपको मेरे ख्याल से दिख रहा होगा बहुत बेहतर ढंग से, तो आप लोग इसे समझ सकते हैं। और अगला पॉइंट आपको ये भी याद रखना है
कि इस पूंछ में ना, यानी कि शुक्राणु में ना माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। क्या पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। इस शुक्राणु में, यानी कि जो पूंछ है ना, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, जिसके कारण ये जो शुक्राणु है वो गति कर पाते हैं। क्योंकि शुक्राणु गति नहीं करेंगे तो बताइए मादा में गर्भाशय तक आके जाएंगे कैसे? तो गति करने के लिए उनको क्या चाहिए? ऊर्जा। तो इसके अंदर होता है माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया क्या देता है? इसको गति प्रदान करने की ऊर्जा देता है। तो शुक्राणु क्या करते हैं? गति करते हैं, जिसकी वजह से वो यहाँ से निकल करके मादा में पहुँचते हैं। ठीक, तो सबसे बड़ी पॉइंट है कि शुक्राणु के अंदर एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है। क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। शुक्राणु के अंदर क्या पाया जाता है? शुक्राणु के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाता है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया के कारण, ये माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से ही ये जो शुक्राणु है, क्या है? जो शुक्राणु हैं वो गति कर पाते हैं, और गति करेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे, तभी तो गर्भाशय में जाएंगे, तभी तो बच्चा बनेगा। इसीलिए ऐसा होता है। ठीक है, और मैंने आपको यही बताया इसके अंदर जो शुक्राणु बनता है ना, उसका जीवन काल 20 मिनट का होता है, और उसको मारता कौन है? लाइसोसोम। तो ये पूरी जानकारी रही, और आप लोग इसमें ये भी समझ सकते हैं कि जो शिश्न है ये दो काम कर रहा है। पहला काम क्या कर रहा है? जो किडनी से जो पानी छनता है, जो उत्सर्जन वाले पदार्थ होते हैं, वो इस मूत्राशय में इकट्ठा होते हैं। मूत्राशय यूरिन, और यूरिन जो है उस शिश्न के रास्ते बाहर आता है। यानी कि जो यूरिन है उस शिश्न के रास्ते क्या आता है? बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो शिश्न के दो काम हो गए। पहला काम शुक्राणु को बाहर निकालना, दूसरा काम यूरिन को बाहर निकालना, यानी कि पेशाब को बाहर निकालना। ये दो मुख्य काम होते हैं किसके? शिश्न के। तो अगर आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ताकि मैं आगे मिटाऊं। तो जो भी नोट करना आप लोग बेहतर ढंग से नोट कर सकते हैं। मैंने इसमें एक एक पॉइंट को समझा दिया है। ठीक है, तो नोट करिए, इसके बाद हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो आप लोग लिस्ट नोट कर चुके होंगे, अगर नोट नहीं करना तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ताकि मैं इसको इधर वाले पोर्शन को मिटाने जा रहा हूँ ये सब। ठीक है, तो मिटा देते हैं अब। तो यहाँ तक पूरा कंप्लीट हो गया होगा, तो इसके थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कुछ अभी और थोड़ी सारी जानकारी है, जितनी है मैं पूरा देता हूँ जानकारी। तो इसके पॉइंट में और भी थोड़ा याद रखिएगा कि होता क्या है ना, कि जो शुक्राणु इसके अंदर बनता है, यानी जो शुक्राणु इस विषण के अंदर बन रहा है, कौन बन रहा है? शुक्राणु। अगर शुक्राणु एक बार में, कितने बार में? एक बार में अगर शुक्राणु कितना? 7 ml समझते होंगे कि नहीं आप लोग? ml वो आता नहीं है, तो छोटी छोटी ढक्कनें होती हैं, बच्चे लोग सिरप पीते हैं, सिरप पिलाया जाता है उनको, तो छोटा होता है इतना। तो मान लीजिए इतना ऐसे ढक्कन होता है इस तरीके से, सिरप पीने वाला बच्चों का। तो ये लगभग 7 ml का होता है। ठीक, तो अगर शुक्राणु एक बार में 7 ml बनता है वृषण के अंदर, तो वह बच्चे को जन्म दे सकता है। यानी कि एक बच्चे को जन्म देने के लिए लगभग 7 ml शुक्राणु की आवश्यकता होती है एक बार में। और 7 ml शुक्राणु में शुक्राणुओं की जो संख्या होती है ना, वो लगभग 20 लाख होता है। कितना होता है? 20 लाख होता है। बच्चों को जन्म देने के लिए एक ही शुक्राणु काफ़ी है, सिर्फ एक शुक्राणु। इस एक शुक्राणु से बच्चे को जन्म दिया जा सकता है, कि बच्चा जो है एक ही शुक्राणु से बनता है। लेकिन 7 ml शुक्राणु होने चाहिए। अगर 7 ml शुक्राणु मादा में नहीं जाएगा तो समझ लीजिए बच्चा नहीं होगा, यानी कि बच्चा बनेगा ही नहीं। ठीक, और 7 ml में 20 लाख शुक्राणु होते हैं। किसी में लोगों में ऐसा होता है, आप लोग गांव में सुना होगा, किसी गांव में अपने अगल बगल सुना होगा कि शादी हो जाती है, शादी के 2-3 साल बाद भी उनको बच्चे नहीं होते हैं। तो इसका कारण होता है ना, उनके अंदर क्या होता होगा, लड़के जो पुरुष होंगे, हो सकता है उनके अंदर शुक्राणु कम मात्रा में बन रहे हों, यानी कि 7 ml ना बन रहे हों। तो जब 7 ml बनेगा ही नहीं तो बच्चा ही नहीं होगा ना, तो ये भी दिक्कतें हो सकती हैं। ठीक है, और एक पॉइंट इसमें और बताते हैं हम आपको कि ये जो शुक्राणु है इसके अंदर जो बन रहा है स्पर्म, उसकी जो खराबी होती है,
इस शुक्राणु की सबसे बड़ी खराबी पता है क्या है? इस शुक्राणु की सबसे बड़ी जो खराबी हो ये है कि यह शुक्राणु कम ताप पर बनता है, यानी कि उसके लिए टेम्परेचर कम चाहिए। अगर शुक्राणु को 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान मिलेगा तभी ये बनेगा। अगर इससे अधिक तापमान मिला तो शुक्राणु नहीं बनेगा। तो ये तो बहुत गड़बड़ वाली बात हो गई, क्योंकि हमारे शरीर का तापमान कितना होता है? हम लोगों के जो शरीर का तापमान होता है वो टोटल होता है 37 डिग्री। कितना होता है? 37 डिग्री होता है हम लोगों के शरीर का तापमान। लेकिन शुक्राणु क्या करता है? शुक्राणु का अर्थ क्या है? अगर शुक्राणु को 25 से या फिर 30 डिग्री सेल्सियस से अगर अधिक तापमान मिला तो ये नहीं बनेगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो अब भगवान भी बहुत चालाक है, उसने क्या किया, यानी जो शुक्राणु यानी कि जो वृषण है उसको शरीर से बाहर कर दिया, यानी शरीर के बाहर वाले हिस्से में बनाया, यानी शरीर के अंदर वृषण को नहीं बनाया है, ठीक है। इसीलिए जो नर जनन तंत्र होता है वो शरीर के बाहर होता है। शरीर के बाहर क्यों होता है? ताकि वो शरीर के तापमान से कम रहे, ताकि शुक्राणु आराम से बन पाए, ठीक है। इसीलिए इसको शरीर से बाहर भगवान ने बनाया है। इसको शरीर के अंदर अगर होता तो शरीर का तापमान 37 डिग्री है, शुक्राणु बनवा नहीं करता, तो ये दिक्कत हो सकती है आगे चल करके, ठीक। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगला पॉइंट आपका है कि आपको यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि यहाँ पर यूरिन भी आ रहा है और शुक्राणु भी आ रहा है, यानी कि ये जो वेस्ट डिफरेंस नस है इसके रास्ते कौन जा रहा है? इसके रास्ते जा रहा है हमारा शुक्राणु। कौन जा रहा है? शुक्राणु, ठीक। और ये शुक्राणु जब ऐसे जा रहे हैं और इधर से कौन आ रहा है? इधर से आ रहा है यूरिन। कौन आ रहा है? यूरिन। अब ये दोनों बताओ यहीं से निकलेंगे, सिसने से ही निकलेंगे। तो दिक्कत ये होती है कि ये दोनों निकलेंगे कब? हो सकता है दोनों एक साथ निकल जाए। तो यहाँ पर ना एक दरवाज़ा होता है। क्या होता है? एक दरवाज़ा होता है। और ये दरवाज़ा करता क्या है? यह दरवाज़ा ये करता है कि यदि शुक्राणु को निकालने की ज़रूरत है तो यूरिन नहीं निकलेगा, और अगर यूरिन को निकालने की ज़रूरत है तो शुक्राणु नहीं निकलेगा। यानी कि ये जो दरवाज़ा है ये दोनों के एक साथ आने नहीं देता है। या तो ये पहले यूरिन को आने देगा या तो ये शुक्राणु को आने देगा। अगर ये दरवाज़ा नहीं होता तो अपने आप निकल सकते थे, चाहे जब भी निकल सकते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना। और इस दरवाजे को पता है क्या नाम से जाना जाता है? इस दरवाजे को हम लोग प्रोस्टेट ग्रंथि कहते हैं। कौन सी ग्रंथि कहते हैं? प्रोस्टेट ग्रंथि। यानी कि जो प्रोस्टेट ग्रंथि होती है वो क्या करती है? जब शुक्राणु आता है, यानी कि जब शुक्राणु जाता है तो यूरिन नहीं आता है, यूरिन को रोक देता है, और जब यूरिन जाता है तो शुक्राणु को रोक देता है, यानी कि दोनों को एक साथ जाने नहीं देता है। ये पॉइंट आपको याद रखनी है। किसी लोग में जो प्रोस्टेट ग्रंथि होती है वो बहुत कमज़ोर होती है, सही से काम नहीं करती है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है? शुक्राणु अपने आप बाहर चले जाते हैं। क्यों? ये काम नहीं कर रहा है सही से, क्योंकि यही मेन है ना। तो जब ये सही से काम नहीं करता है, यानी कि जब कमज़ोर हो जाता है तो शुक्राणु अपने आप बाहर चले जाते हैं। आप लोगों ने ऐसे देखा होगा, सुना होगा किसी से कि लड़कों में ऐसे लड़कों में देखा जाता है कि लड़कों में जो शुक्राणु है यानी जो स्पर्म है वो अपने आप बाहर आ जाते हैं, अपने आप बाहर आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोस्टेट ग्रंथि सही से काम नहीं कर पा रहा है, सही से रोक नहीं पा रहा है, ठीक है ना, इसीलिए। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है जो प्रोस्टेट ग्रंथि वाला है। तो प्रोस्टेट ग्रंथि आप लोग मेरे ख्याल से समझ गए होंगे, ठीक है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से प्रोस्टेट ग्रंथि आपको समझ में आ गई होगी। प्रोस्टेट ग्रंथि कुछ नहीं है जी, सिर्फ इतना उसका काम है कि यूरिन को और शुक्राणु को पारी पार आने देता है, ठीक है। और आखिरी पॉइंट आपको इसमें ये रखना है कि जब पुरुष में नसबंदी करवानी होती है, यानी कि अगर ये जो आपको बैस नस दिख रहा है, ये वाली कौन सी नस है? ये है बैस डिफरेंस नस। और अगर डॉक्टर इस बैस डिफरेंस नामक नस को क्या करे? काट दे, इस तरीके से काट दे, ठीक, यानी कि यहाँ से काट दिया जाए। तो देखो
किस नस को काट रहे हैं? वैस, और काटने को बोलते हैं टॉमी, तो इसको बोला जाएगा वैस्कोटॉमी। यानी कि अगर वैस नस को जब काट दिया जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं वैस्कोटॉमी। यानी कि ये वैस वाली नस है, इसको डॉक्टर क्या करेंगे? काट देंगे, काटने को बोलते हैं टॉमी, तो ये वैस्कोटॉमी हो गया। यानी कि इसको नसबंदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नसबंदी। नसबंदी, नसबंदी का मतलब हो गया ये जो नस है ना, नस उसको बंद कर देते हैं ताकि शुक्राणु आगे ना जाए, और शुक्राणु नहीं जाएगा तो बच्चा बनेगा नहीं। ठीक है, हाँ, वो जनन एक्टिविटी में जो है भाग लेते हैं, लेकिन उनका जो शुक्राणु है वो जा नहीं पाता है मादा में, जिसकी वजह से बच्चा नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि उनका ये जो नस है उसको बंद कर दिया गया है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं नसबंदी, यानी कि वैस्कोटॉमी, वैस वाली नस को काट दिया जाता है, तो इसको बोलते हैं वैस्कोटॉमी। वैस्कोटॉमी, तो वैस्कोटॉमी समझ में आ गया। वैस्कोटॉमी मतलब हो गया वैस वाली नस को काट देना, यानी कि वैस्कोटॉमी, यानी कि नसबंदी। और जब नसबंदी हो जाता है तो होता क्या है? शुक्राणु बनते हैं, शुक्राणु तो बनते हैं, लेकिन शुक्राणु जा नहीं पाता आगे। क्यों? क्योंकि ये जो नस है वो बंद कर दिया गया है। तो ये पुरुषों में नसबंदी होती है और महिलाओं में नलबंदी होती है। कन्फ्यूजन नहीं होना है, पुरुषों में क्या होता है? नसबंदी होता है। तो ये पूरा डाटा रहा, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है या फिर नोट करना है तो नोट कर लीजिएगा। यहाँ से कॉम्पिटिशन एग्जाम में और बोर्ड के पेपर में भी पूछते हैं क्वेश्चन। तो थैंक यू सो मच।